हाय, मैं पंकज श्रीवास्तव। यह मेरा राज्यसभा का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, तभी ये अगला वीडियो आपको समझ में आएगा। एक सीरियल वाइज से हम वीडियो बना रहे हैं और ये मेरा राज्यसभा का तीसरा वीडियो है। इसमें देखते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक क्या होता है और इसका क्या रूल है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, धन विधेयक सबसे पहले आर्टिकल की बात किया जाए तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। धन विधेयक क्या होता है, सबसे पहले कि विधेयक एक बार देख लें, बिल क्या होता है। तो देखिए, सरकार किसी भी विषय पर न्यू रूल, नया रूल, चाहे कोई भी प्रस्ताव संसद में या विधानमंडल में कानून बनाने के लिए रखा जाता है, उसे बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। मीन्स सरकार किसी भी विषय पर कोई कानून या प्रस्ताव संसद में या विधानमंडल में क्या कानून को बनाने के लिए रखता है, उसको क्या कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। देखिए, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मनी बिल, एक होता है ऑर्डिनेंस बिल। एक तो होता है धन विधेयक, दूसरा होता है साधारण विधेयक। तो आइए देखते हैं हम धन विधेयक के बारे में। देखिए, सभी कर, जितने भी टैक्स होते हैं वो धन विधेयक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो धन विधेयक में क्या होते हैं, जितने भी टैक्स होते हैं सब धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन निकालना तथा धन को जमा करना, ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। सरकारी हिसाब से धन जमा करना या उसमें से खर्च करना, उसकी जांच जो करता है वो क्या, धन विधेयक के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके अंतर्गत देखिए कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय क्या, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट्स देखिए, धन विधेयक को बिना राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा पास नहीं किया जा सकता। मीन्स धन विधेयक को अगर पास करना है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता जरूर होती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक है, धन विधेयक है, वो अगर जा रहा है पास करने के लिए, तो उसको दोबारा वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति धन विधेयक को क्या लौटा नहीं सकते हैं। तो वही पॉइंट्स बोल रहा है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते कि इस पर आप विचार कीजिए, कुछ संशोधन किया जाए, उनको पास ही करना होगा। देखिए, धन विधेयक ओनली लोकसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि लोकसभा निम्न सदन, जनता का सदन होता है। ठीक है, निम्न सदन मीन्स जनता के द्वारा लोकसभा का चुनाव होता है। टैक्स जितने भी होते हैं सब जनता के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, धन विधेयक को राष्ट्रपति के आदेश पर लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के आदेश पर ही उसको क्या कहा जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद लोकसभा से पारित होकर, वह बिल है चाहे विधेयक है, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता तथा राज्यसभा उस बिल को अपने पास 14 दिन, ये 14 दिन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 14 दिन तक विचार विमर्श करने के लिए रोक सकता। मीन्स अगर कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के आदेश पर लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा गया, तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक विचार और विमर्श करने के लिए उस धन विधेयक को क्या कर सकता है, रोक सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा पारित कर देता है तो ठीक, नहीं तो उसे स्वयं पारित मान लिया जाएगा। ये पॉइंट्स है। धन विधेयक मनी बिल को पारित करने की प्रक्रिया आर्टिकल 109 के अंतर्गत है। ठीक है, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 109 के अंतर्गत है। 5वां पॉइंट्स देखते हैं, धन विधेयक मनी बिल
राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता है, इसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा उसमें पुनः विचार के लिए कुछ उसमें संशोधन करने के लिए उस पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा नहीं करती है तब भी क्या है, धन विधेयक क्या हो जाएगा, उसको पास माना जाएगा। इसीलिए धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। जबकि वित्त विधेयक को अस्वीकृति या संशोधित करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। इस पॉइंट्स को हमको याद रखना है। 6वां पॉइंट्स बोल रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 मंथ तक अपने पास रोक कर रख सकती है। 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मैंने क्लियर कर दिए हैं कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है, तो 14 दिन तक रोक सकता है। लेकिन साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 मंथ तक रोक सकता है। तो ये पॉइंट समझने वाला था। एक बार देखते हैं कि भारत और राज्यों की संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में। देखिए, केंद्र की जो संचित निधि होती है, कॉन्सिलेटेड फंड होते हैं, उस पर जो अधिकार होता है वो संसद को होता है। देखिए कितने अच्छे से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र की जो संचित निधि होती है उस पर अधिकार संसद का होता है, और केंद्र की जो आकस्मिक निधि होती है उस पर जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है। सेम इसी प्रकार से राज्यों में देखा जाए तो जो राज्य की जो संचित निधि होती है उस पर अधिकार किसका होता है, तो विधानमंडल का होता है। और आकस्मिक निधि पर अधिकार किसका होता है, राज्यपाल का होता है। तो जिस तरह से केंद्र में संचित निधि पर अधिकार संसद का था और आकस्मिक निधि का अधिकार राष्ट्रपति को था, सेम उसी प्रकार से संसद, केंद्र में संसद होता है तो राज्य में विधानमंडल होता है। तो राज्यों की संचित निधि पर अधिकार विधानमंडल को है, और केंद्रों की जो आकस्मिक निधि है, राज्यों की आकस्मिक निधि है, उस पर अधिकार किसका है, तो राज्यपाल का है। अब देखिए आर्टिकल के बारे में देखते हैं। तो 266(1) में भारत और राज्यों की संचित निधि के बारे में बात किया गया है, और 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बात किया गया है। तो ये 2 आर्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, 266 और 267, आकस्मिक निधि और संचित निधि और आकस्मिक निधि। आइए देख लेते हैं एक बार कॉन्सिलेटेड फंड संचित निधि। आर्टिकल की बात किया जाए तो 266 है, आर्टिकल की बात किया जाए तो 266 है। सरकार को मिलने वाली सभी राजस्व मीन्स भारत की संचित निधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त सभी जो राजस्व हैं वो आर्टिकल 261 के अकॉर्डिंग सरकार को मिलने वाली जो राजस्व है कौन कौन से, सीमा शुल्क, उत्पाद कर, आयकर, उत्पाद शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वो संचित निधि में जमा किया जाता है। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि संसद की स्वीकृति मिलने पर सरकार अपने अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है। अपने सभी खर्चों का जो वहन है वो क्या करती है, सरकार संचित निधि से करती है। इसीलिए इसे भारत का संचित निधि या कोष कहा जाता है। अब देखिए आकस्मिक निधि की बात किया जाए तो आकस्मिक निधि क्या कह रहा है कि आकस्मिक निधि का जो आर्टिकल है ये 267 है के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका या सरकार के अधीन होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका और सरकार के अधीन होता है। तो इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आकस्मिक निधि से पैसा निकालना है तो उसमें संसद की क्या होती है, ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए इस निधि का गठन संसद के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात संसद ही तय करती है कि इस निधि में पैसा कितना होगा, लेकिन निकालने की ज़रूरत अगर संसद को है तो क्या है,
लेकिन संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है इसमें से निकालने के लिए। लेकिन संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो उसमें संसद की क्या होती है, संसद की स्वीकृति होती है, तभी उसमें से पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन आकस्मिक निधि में ऐसी बात नहीं है, संसद की ज़रूरत या इजाज़त की ज़रूरत नहीं है आकस्मिक निधि से सरकार को पैसा निकालने के लिए। देखिए आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि माने इस कोष का निर्माण इसीलिए किया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर आकस्मिक निधि खर्चों के लिए संसद की स्वीकृति के बिना भी पैसा निकाल सके। मीन्स उसमें संसद की कोई स्वीकृति ना हो, उसमें सरकार क्या है ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल सके। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, बनाता तो है संसद लेकिन उसका नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। तथा देश की आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, देश में कोई आकस्मिक ज़रूरत आ गया, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, मान लीजिए भुखमरी आ गई तो उसको पूरा करने के लिए क्या है, पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकार को धन क्या किया जाता है, धन उपलब्ध कराया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, संचित निधि और आकस्मिक निधि। इसी के साथ हमारा राज्यसभा के बारे में सारे पॉइंट्स को हमने लगभग कवर कर दिए हैं। अब अगला जो मेरा पॉइंट्स होगा वो विधानमंडल में विधानसभा, उसके बाद आगे विधानसभा और विधान परिषद होगा।